नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी का अध्याय 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने एक तरीके से इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ा, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अपने 5 पॉइंट्स को कवर किया, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो वियतनाम है वो आज़ाद हुआ साल 1945 में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि वियतनाम जो है एक ऐसा देश था जो सबसे पहले आज़ाद हुआ था। तो वो साल 1945 में आज़ाद हुआ था, परंतु उसको कई साल संघर्ष करने के बाद संपूर्ण आज़ादी मिली थी। और वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बना था। कब जाकर बना था? साल 1975 में। ऑलराइट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद के बारे में। तो देखिए, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चर्चा करते हैं कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद के बारे में। तो देखिए, कम्युनिस्ट आंदोलन, तो देखिए कम्युनिस्ट किसे कहते हैं? तो कम्युनिस्ट का मतलब होता है एक तरीके से साम्यवाद। तो आप लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में सुना ही होगा, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो उनकी एक तरीके से क्या विचारधारा थे कि जो समाज में एक तरीके से हर लोग रहते हैं, यानी कि चाहे जिस भी वर्ग का लोग रहते हों, तो सभी लोगों को एक तरीके से सर्वहरा आदि और एक तरीके से उनको क्या मिले, एक बराबर का अधिकार मिले। तो ये किसकी विचारधारा थी? कार्ल मार्क्स की। तो उसे क्या कहा गया? कम्युनिस्ट। और आंदोलन का क्या मतलब होता है? एक तरीके से आंदोलन का मतलब होता है जब सत्ता के द्वारा या एक तरीके से तंत्र के द्वारा एक तरीके से व्यक्तियों का शोषण किया जाता है, तो उसके खिलाफ जो पैदा एक तरीके से हम एक तरीके से संगठित और सुनियोजित और सुफर्त सामूहिक संघर्ष करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंदोलन। यानी कि सीधी सीधी सी बात है, एक तरीके से संगठित होकर, जब एक तरीके से समाज के सभी लोग संगठित होकर किसी तंत्र के द्वारा लगाए गए कानून या लगाई गई व्यवस्था को एक तरीके से विरोध करते हैं, तो उसे हम आंदोलन कहते हैं। तो कम्युनिस्ट आंदोलन किस लिए था? तो कम्युनिस्ट आंदोलन एक तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन था। और वियतनामी राष्ट्रवाद, ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, तो साल 1930 में, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 1918 में, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि साल 1930 में एक बहुत बड़ी महामंदी आ गई थी, जिसका असर एक तरीके से आप लोगों को पता ही है कि संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। तो साथ ही साथ एक तरीके से वियतनाम पर भी पड़ा था। तो वियतनाम में सबसे ज़्यादा उस समय क्या उगाया जाता था? रबड़ और चावल। तो रबड़ और चावल के एक तरीके से दाम थे वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गिर गए थे, जिसके कारण कर्जा जो था वो बढ़ने लगा। और चारों तरफ क्या हुआ? तो बेरोजगारी हुई। तो अब डेफिनेटली सी बात है कि अगर एक तरीके से महामंदी बढ़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, जैसा कि भारत में भी ऐसा देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना वायरस के चलते भारत में क्या हुआ था? एक तरीके से जो जीडीपी थी वो डाउन हो गई थी। संपूर्ण विश्व में एक तरीके से हुआ क्या था? जो जीडीपी थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, ठीक है। तो जीडीपी डाउन होने के कारण जो देश की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहाँ पर चली गई थी? वो माइनस में चली गई थी, जिसके कारण क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई। तो बेरोजगारी एक तरीके से इस तरीके से भी बढ़ी। और साल 1930 में भी यही कारण हुए थे बेरोजगारी बढ़ने के, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या? तो देखिए, जब बेरोजगारी एक तरीके से होती है तो क्या होता है? एक तरीके से काफ़ी सारे वहाँ पर आंदोलन हुए, काफ़ी सारे एक तरीके से जो थी वहाँ पर चिंगारी एक तरीके से लोगों में भड़क उठी। उन्होंने एक तरीके से क्या किया कि विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने इन बगावतों में सख्ती से क्या किया? उनको कुचल डाला। और यहाँ तक कि जो जुलूस थे उन पर हवाई जहाज़ों से बमबारी कर दी। फिर हुआ क्या कि जो फरवरी में 1930 में मिन से ने राष्ट्रवादी को अलग थलग समूहों में गुटों में एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट यानी कि वियतनाम कांग सान देग पार्टी की स्थापना की। तो देखिए, ये पार्टी की स्थापना किसने की थी? वियतनाम कांग सान देग ने। तो ये किसने की थी? ची मिन ने। तो इसके बाद इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का नाम इसको दे दिया गया। क्या इसको नाम दे दिया गया था? इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें चिन मिही यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टी का अग्र आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। तो साल 1940 में हुआ क्या कि जो जापान था उस पर वियतनाम ने कब्जा कर लिया। और जापान पूरे दक्षिण पूर्व के साथ
एशिया पर कब्जा करना चाहता था। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो राष्ट्रवादी लोग थे वो फ्रांसीसियों के साथ साथ जापानियों से लोहा लेना चाहते थे। एक तरीके से क्या करना चाहते थे, जापानियों के साथ फ्रांसीसियों से क्या करना चाहते थे, वो एक तरीके से युद्ध करना चाहते थे। ठीक है, तो वियत मिन के नाम से जानी गई लीग फॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग ने जापानी कब्जे का मुंह तोड़ जवाब दिया और सितंबर साल 1945 में हानोई को आज़ाद करा लिया गया और उसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। तो वियतनाम गणराज्य की एक तरीके से स्थापना साल 1945 में ही कर दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद ची मिन और उसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो उस समय कौन इसका अध्यक्ष चुना गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ची मिन, तो इसका अध्यक्ष चुना गया था। ऑलराइट, तो देखिए एक स्रोत दिया गया है यहाँ पे स्वतंत्रता की घोषणा। तो स्वतंत्रता की घोषणा के बारे में आपको एक तरीके से पूरा डीपली अगर पढ़ना है तो आप ये पढ़ेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो वियतनाम गणराज्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए वियतनाम गणराज्य, तो रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, तो इसमें हम एक तरीके से देखते हैं कि किस किस तरीके की जो चुनौतियां हैं वो वियतनाम एक तरीके से गणराज्य बनने में क्या क्या चुनौतियां उसको देखनी पड़ी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हमने भारत की स्वतंत्रता के बारे में भी देखा था, तो भारत की स्वतंत्रता यानी कि भारत को एक तरीके से पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या करना पड़ा था, काफ़ी सारे आंदोलन करने पड़े थे और काफ़ी सारी चुनौतियों से एक तरीके से मिलकर चलना पड़ा था और उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो भाई वियतनाम की भी कुछ कहानियाँ ऐसी ही थी। ठीक है, तो वियतनाम में हुआ क्या कि एक तरीके से काफ़ी सारी चुनौतियाँ ये थी कि फ्रांसीसी जो शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे, वो फ्रांसीसी हमले को देखते हुए वियत मिन के सदस्य को पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। तो 8 साल तक ये जो लड़ाई है वो इसी तरीके से चलती रही और आखिरकार क्या हुआ, जो फ्रांसीसी को दिएन मियू फू के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी, यानी कि वो हार गए। तो देखिए, तो फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल हैरी नवारे ने क्या किया, एक घोषणा कर दी कि साल 1953 में कि उनकी जो सेना है वो जल्दी ही विजय होगी। लेकिन 7 मई सन 1954 को वियत मिन ने फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कोर के बहुत सारे जो सैनिक थे वो मार गिराए और 16,000 से ज़्यादा जो थे वो कैद कर लिए गए और जनरल 16 और कर्नल और 1749 अफसरों सहित पूरे कमांडिंग दस्ते को क्या किया, पकड़ लिया गया। फिर हुआ क्या कि एक तरीके से जो फ्रांसीसी की प्राज्य थी उसके बाद जिनेवा में चली गई शांति वार्ताओं में वियतनामियों को देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया गया और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम दो दो अलग अलग देश बना दिए गए। तो उत्तरी भाग में क्या हुआ, तो जी मिन को और दूसरे में कम्युनिस्ट की सत्ता स्थापित कर दी गई, जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सत्ता बनी रही। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि इस बंटवारे में हुआ क्या, देखिए अब इस युद्ध के कारण हुआ क्या कि जो वियतनाम था वो 2 देशों में बट गया था, दक्षिण, ठीक है, एक तो दक्षिण में बट गया था और एक तरीके से उत्तरी में, उत्तर और दक्षिण में बट गया था। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से पर्यावरण की तबाही होने लगी। कुछ समय न्यो दिंग दियम को नेतृत्व में और तख्ता पलट में बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया गया। तो उसके बाद दियम की अगुवाई को दमनकारी में निरंकुश शासन की स्थापना करनी पड़ी। उसका विरोध करने वाले को एक तरीके से क्या कहकर जेल में डाल दिया गया, कम्युनिस्ट कहकर कई सारों को जेल में डाल दिया गया और कई अध्यादेशों को हटाने के जुर्म में कई ईसाई धर्म को मान्यता दी गई। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। उसके तानाशाही शासन के खिलाफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF के नाम से एक व्यापक मोर्चा बनाया गया और उत्तरी वियतनाम में ची मिन के नेतृत्व वाली सरकार की सहायक ने NLF ने देश की एकीकरण के लिए आवाज़ उठाई और अमेरिका इस गठबंधन की बढ़ती ताकत और प्रस्तावों में भयभीत था कहीं पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्ट का कब्जा न हो जाए और इस भय से अमेरिका ने अपनी फौजों को गोला बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिया और अमेरिका इस खतरे से सख्ती से निपटना चाहता था। तो देखिए अब अमेरिका भी इसमें एक तरीके से दस्तक देने लगता है। तो देखिए पहले हम चित्र 10 को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडो चाइना में फ्रांसीसी कमांडर जनरल हेनरी नवारे दाई में आप देख सकते हैं। तो नवारे वियतनामी के दूरदराज ठिकानों पर ही हमला करना चाहता था। इसकी
उस रणनीति का नतीजा यह हुआ कि फ्रांसीसियों ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए और उसकी सेना जगह जगह बिखर गई और नवाबे में योजना दीएन बियोन फुन स्थित पूर्वोत्तर घाटी में उल्टी पलट गई और फ्रांसीसी को हार का मुंह देखना पड़ा। ठीक है, तो देखिए एक और चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स 2। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके एक तरीके से पढ़ सकते हैं और उसका एक तरीके से नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, चित्र 11 में देखिए तो दी एन ब्यूफू को ले जा रही रसद। तो वियत मिन्ह के लड़ाकों ने सैनिकों के वास्ते जरूरी सामान पहुंचाने के लिए साइकिलों और कुलियों की मदद ली और दुश्मन के हमले से बचने के लिए जंगल और गुप्त रास्तों में छिपते छिपाते अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। ठीक है, तो देखिए एक और चित्र यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये बॉक्स है। तो ये हो ची मिन्ह 1890 से लेकर 1969 तक की एक तरीके से इसमें बात बताई गई है, जिसे आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए युद्ध में अमेरिका का किस तरीके से प्रवेश हुआ। जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका ने एक तरीके से वहाँ पर अब दस्तक देना शुरू कर दिया था वियतनाम में, क्योंकि अमेरिका ने क्यों किया, अमेरिका को ये डर था कि कहीं पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्ट का कब्जा न हो जाए। ठीक है, तो अमेरिका ने भी एक तरीके से युद्ध में वो क्या हुआ, तो वो युद्ध में कूद पड़ा और वियतनाम का एक नया दौरा शुरू हो गया, जो वियतनामियों के साथ साथ अमेरिकों के लिए भी बहुत महंगा साबित हुआ। तो साल 1965 से लेकर साल 1972 के बीच अमेरिका के एक तरीके से हुआ क्या, 34,03,100 सैनिकों में से वियतनाम में काम किया, जिनमें से 7484 महिलाएं थी। और हालांकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक साधन और बेहतरीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध थी, फिर भी उसके बहुत सारे सैनिक एक तरीके से मारे गए। लगभग 47,244 सैनिक मारे गए थे और 3,03,704 घायल हुए और घायलों में 23,014 को भूतपूर्व सैनिक प्रशासनों में स्थायी रूप से अपंग घोषित कर दिया गया। तो एक तरीके से इतनी बड़ी हानि हुई थी। ठीक है, तो वियतकांग सिपाहियों की तलाश करते हुए अमेरिकी सैनिक आप ये देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से वियतनामी सिपाहियों की ये तलाश कर रहे हैं। तो अमेरिकी के साथ ये संघर्ष का जो दौर था वो काफ़ी ज़्यादा यातनापूर्ण और निर्मम रहा और इस युद्ध में बड़े बड़े जो हथियार और टैंकों थे वो हज़ारों अमेरिकी सैनिकों ने वियतनामी में झोंक दिए थे और उनके पास अब 52 बम वर्बक विमान भी थे, जिनमें उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धक विमान माना जाता था। और चौतरफा हमलों में रासायनिक हथियारों और बेतहाशा इस्तेमाल के असंख्य गांव नष्ट हो गए थे और विशाल जंगल तहस नहस कर दिए गए थे, क्योंकि अमेरिकी जो फौजों ने थे वो नापाम, एजेंट और ऑरेंज और फास्फोरस बम जैसे घातक रासायनिक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया और इन हमलों में असंख्य असाधारण नागरिक जो थे मारे गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका जो है शुरू से एक तरीके से एडवांस देश रहा है और उसके पास आधुनिक हथियार भी रहे हैं। तो जब एक तरीके से उसका वियतनाम से झगड़ा हुआ, एक तरीके से जब वियतनाम के साथ युद्ध हुआ, तो उसने सभी जो थे अपने रासायनिक हथियार और जो अपने एक तरीके से सभी लड़ाकू विमान थे वो क्या किए थे, वियतनाम पर झोंक दिए थे। तो युद्ध का असर जो है वो अमेरिका के साथ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे जो लोग थे इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसने देश के फौजों को कुछ ऐसे युद्ध में झोंक दिया था जिसे किसी भी हालात में जीता नहीं जा सकता था। जब युवाओं को भी सेना में भर्ती किया जाने लगा तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, पर विश्वविद्यालय स्नातक को अनिवार्य सैनिक सेवा में मुक्त रखा गया था। इसका अर्थ यह था कि जिन्हें मोर्चे पर भेजा जा रहा है उनमें से बहुत सारे जो नौजवान हैं वो समाज के अभिजात्य वर्ग के लिए नहीं थे, इसलिए सरकार को उनमें से कोई हमदर्दी नहीं थी और मोर्चे पर भेजे जाने वाले ज़्यादातर अल्पसंख्यक और गरीब मेहनतकाशों के बच्चे थे। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से उस टाइम जो है वो सेना में भर्ती भी ज़्यादातर लोग जो है वो किए जा रहे थे। तो इस युद्ध के प्रति समर्थन और विरोध के लिए स्वरों को बुलंद करने के लिए अमेरिका मीडिया और फिल्मों ने भी अहम भूमिका अदा की और हॉलीवुड में युद्ध के समर्थन में कई फिल्में बनी। तो साल 1968 में जॉन वेन की फिल्म ग्रीन बेरेटस, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि एक तरीके से अमेरिकी और वियतनामी युद्ध को लेकर के कौन सी सबसे पहले मूवी और कब बनी थी, तो साल 1968 में बनी थी
ग्रीन बेरेटस। तो इसी प्रकार की फिल्म थी। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को रेखांकित किया कि ऐसे तर्कहीन प्रोपेगेंडा यानी प्रचार केंद्रित फिल्म थी जिसमें बहुत सारे युवाओं को युद्ध में अपनी जान गंवाने के लिए उकसाया गया, और कई फिल्म इस युद्ध के बारे में सरकार की नीति का विरोध करती नजर आती थी, और इसमें युद्ध के कारण तफ्तीश करने के लिए प्रयास किया जाता था, और अमेरिकी इस युद्ध से कितना भ्रम पैदा हुआ इस बात को एक तरीके से जॉन फोर्ड कपोला की फिल्म एपिकैलिपस नाउ यानी कि 1779 से अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो यह युद्ध इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अमेरिकी नीति निर्माता इस बात को लेकर चिंतित थे, अगर हो ची मिन की सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब हो गई तो आसपास के दूसरे देशों में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी। पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रवाद की शक्ति और ऊर्जा से लैस लोग किस हद तक जा सकते हैं, अपने घर बार को त्याग कर कैसी भयानक परिस्थिति में रह सकते हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। वे दुनिया के सबसे विकसित और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित देश का मुकाबला करने के लिए तैयार एक छोटे से देश की ताकत को बहुत कम करके आंक रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो देखिए कुछ नए शब्द हम देखते हैं। जैसे हमने नापाम देखा, तो नापाम का मतलब होता है अग्नि बमों के लिए गैसोलीन को फुलाने में इस्तेमाल होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह मिश्रण धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उसमें चिपक जाता है और जलता रहता है। अमेरिका में विकसित किए गए इस रसायन को दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था, और भारी अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद इसका वियतनाम में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए नापाम का इस्तेमाल जो है कब किया गया था? दूसरे विश्व युद्ध में। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध में साल 1938 से साल 1945 तक ये दूसरा विश्व युद्ध चला था। ठीक है, तो इसके बीच में ये नापाम का इस्तेमाल किया गया था और वियतनामी युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक तरीके से बात करते हैं हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग के बारे में। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और इससे पहले एक चित्र भी देख लेते हैं जो कि दिसंबर साल 1972 की हनोई की बमबारी का एक चित्र है। तो आप देख ही सकते हैं कि एक तरीके से कितना जो भयानक युद्ध है वो भयानक युद्ध हुआ था। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि साल 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो तक युद्ध हुआ ही था, परंतु उसके बाद भी युद्ध की जो घटनाएं थी वो इस तरीके से चलती ही रही थी वियतनाम और अमेरिका को लेकर। ठीक है, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।